हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जनरली क्या है, स्टूडेंट्स ने टेंस को टेंस का नाम दे दिया है कि स्टूडेंट मानते हैं कि सर टेंस जो टॉपिक है ना, हालांकि हमारी ग्रामर का एक बेसिक पार्ट है, वो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी स्पीकिंग के लिए भी और हमारी कम्युनिकेशन के लिए भी। लेकिन क्या है, जिनको टेंस अच्छे से आते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी बनता है। लेकिन अगर जिन लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, जो स्टूडेंट्स की सर टेंस इतने होते हैं, 12 होते हैं, उनको कैसे हर टेंस की कैसे समझ करे, कैसे पहचान करे, तो उन्होंने क्या किया कि टेंस को क्या नाम दे दिया, टेंशन का नाम दे दिया। तो चलो आपकी आज इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं एक शानदार कॉन्सेप्ट में आपके लिए टेंस का जो टॉपिक लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स भी दूर करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्ट भी बने हुए हैं कि टेंस और टाइम में क्या फर्क है, क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज होती है। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि कई जगह स्टूडेंट्स को बता दिया जाता कि हाँ टेंस ही टाइम है, लेकिन आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि क्या टेंस और टाइम क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारे कंफ्यूजन को दूर करने की। लेकिन सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसकी जो ये टेंस और टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल जाता है। देखिए टेंस क्या है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। काल क्या है, क्रिया का रूप, यानी फॉर्म क्या होता है हमारा रूप, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी कार्य। तो टेंस क्या है, हमारी क्रिया का एक रूप है। दैट डिफाइन, जो डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, क्या करता है, टाइम और फिर एक्शन, किसी कार्य के समय को बताता है। तो देखिए क्लियर है ये नहीं कि भाई काल क्या है, क्रिया पे डिपेंड करता है। यानी सिंपल सा हमारा जो डेफिनेशन क्या निकलती है कि काल क्या है, क्रिया का ही रूप है, यानी बिना क्रिया के, बिना किसी वर्ब के काल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर आप इस डेफिनेशन पे ही वर्क करें तो सिंपली हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं कि जो इन दोनों में डिफरेंस लेके आते हैं। देखिए हम बात करेंगे टाइम की, क्योंकि मैंने देखा कि जनरली बताया जाता है कि सर टेंस को ही टाइम बता दिया जाता है। टेंस बिल्कुल भी, टाइम और टेंस दोनों में काफी डिफरेंस है। देखिए कैसे, टाइम जो होता है वो रियल वर्ल्ड को शो करता है, यानी वास्तविक दुनिया। टेंस टाइम जो होता है वो एक वास्तविक दुनिया के लिए, जैसे हमारा सुबह, शाम, कल, परसों, ठीक है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ये हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो हमारा बीत चुका वो हमारा पास्ट है, जो है वर्तमान में वो प्रेजेंट है, और जो आगे आएगा वो हमारा फ्यूचर है। तो ये चीजें टाइम शो करता है। लेकिन इसको किसी ग्रामेटिकल पोर्शन की जरूरत नहीं होती, किसी वर्ब की जरूरत नहीं होती। यानी हम जब कोई टाइम मेंशन करेंगे, हमने सुबह बोला, कोई दिन का नाम लिया, साल का नाम लिया, तो हमें किसी ग्रामेटिकल पोर्शन की या कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती। तो टाइम तो हो गया हमारा ये। उसके बाद बात करें हम टेंस की, तो टेंस हमेशा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक है, यानी कि कोई भी भाषा, यानी हिंदी और इंग्लिश में हम काल की बात करें तो इसको हमेशा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पेसिफिक की जरूरत होती है। लेकिन टाइम को किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक की जरूरत नहीं होती, नहीं किसी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। दूसरी चीज, टेंस आप जब भी देखोगे तो टेंस हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन वर्ब फॉर्म्स। काल जो होता है हमेशा क्रिया पे डिपेंड करता है, यानी जो हम वर्ब होती है हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस जो होता है हमेशा डिपेंड करेगा उस पर। आप कोई भी टेंस का सेंटेंस जब यूज में लेंगे तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी वर्ब यूज में ली जाएगी, और उस वर्ब के अकॉर्डिंग ही टेंस को बताया जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है तो उसका कौन सा पार्ट है, ये पास्ट का कौन सा पार्ट है, फ्यूचर का कौन सा पार्ट है। लेकिन टाइम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि जो टेंस है ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो टाइम है वो हमारा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यानी टेंस डिपेंड करता है टाइम पे, लेकिन टाइम टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एक क्लियर फंडा है कि आप इस चीज को याद रखिए। अब देखिए एग्जाम्पल से भी समझिए इस चीज को। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, द मैच स्टार्ट्स टुमारो एट 10 AM। अब अगर हम टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ली है मैंने। अभी हमने नहीं पढ़ा, तो मुझे पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में यूज में ली जाती है, प्रेजेंट टेंस में। तो यानी इस वर्ब के अकॉर्डिंग तो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन इसमें टाइम क्या यूज में लिया जा रहा है, फ्यूचर का टाइम। तो यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो हिंदी अनुवाद क्या निकलेगा कि जो मैच है वो कल शुरू होने वाला है। अब ये सेंटेंस गलत नहीं है, जिनको पता है उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किसी फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं तो हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में यूज में लिया जाता है, और वर्ड हमेशा चाहे फ्यूचर के ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे टाइमिंग जो टुमारो है वो इंडिकेट तो करता है फ्यूचर को, लेकिन टेंस कौन सा यूज में लिया हमने, प्रेजेंट टेंस। तो हो गया क्लियर ये चीज। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉच दिस मूवी टुडे। मैंने यह मूवी आज देखी। अब देखिए वॉच यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब के अकॉर्डिंग तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। लेकिन मैंने वर्ड क्या यूज में लिया, टुडे, तो ये आपको किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। तो दूसरा कंफ्यूजन ये समझ लीजिए कि देखिए अगर हम वर्ब की बात करें तो ये टेंस हमारा पास्ट है, लेकिन हम टाइम की बात करें तो हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम है।
यानी आज के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि टाइम और टेंस में क्या फर्क है, कि टेंस जो होता है वो वर्ब पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम जो होता है वो टेंस पे डिपेंड नहीं करता। टाइम का एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, और जो टेंस है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। तो होप कि आप इस चीज को आइंदा याद रखेंगे कि ये दोनों में फर्क है। अब हम बात करेंगे कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं। देखिए हमने टेंस की डेफिनेशन पढ़ी कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी काल जो है क्रिया का रूप है, दैट डिफाइंस टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य के समय को बताता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो टेंस है ना उसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो टाइम की और दूसरा एक्शन की, यानी किसी कार्य की। तो यहाँ पे एक्शन का मतलब हो गया आपका वर्ब, यानी वर्ब से ही हमें किसी एक्शन का पता चलता है। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा मैं खाना खाता हूँ, वह फुटबॉल खेलता था, उसने खाना खाया, मैं दिल्ली जाऊंगा। सबसे पहले हम हिंदी के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपको इस मैं और खाना से किसी टेंस का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। वह फुटबॉल, इससे भी नहीं पता चल रहा। उसने खाना, इससे भी नहीं पता चल रहा। मैं दिल्ली, इससे भी नहीं पता चल रहा। तो हमें कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है? जब मैं बात करता हूँ खाता हूँ तो हमें पता चला कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। हमने पढ़ा खेलता था, इससे हमें पता चला कि ये पास्ट की बात है। खाना खाया, खाया मतलब काम हुआ, तो इससे हमें पता चला ये भी पास्ट ही है हमारा, ये भी पास्ट था। ठीक है, मैं दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा से हमें पता चला कि ये काम हमारा क्या होगा, फ्यूचर हो गया। तो टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए काल हमें किससे पता चलता है टेंस के बारे में? क्रिया से। यानी आपका जो मैं खाना, वह फुटबॉल, उसने खाना, मैं दिल्ली, इन सब से हमें किसी भी टेंस के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। तो हमें पता किससे चलता है? क्रिया के बारे में। तो मेन डेफिनेशन आपकी यही निकलती है कि काल किस पे डिपेंड करता है? क्रिया पे। जबकि मेन डिफरेंस टाइम और टेंस में यही होता है कि टाइम को किसी क्रिया की जरूरत नहीं होती है। मैंने बोला सुबह, शाम, 2025, 2026, 2045, मैंने बोला परसों, तो टाइम को किसी भी वर्ड की या क्रिया की जरूरत नहीं होती है। अब इसको इंग्लिश में बात करते देखिए, आई ईट फूड, ये था मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पे ईट आपकी कौन सी वर्ब आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस आई और फूड से हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे ही और फुटबॉल से हमें नहीं पता चल रहा। प्लेड ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इससे हमें पता चला कि ये आपका पास्ट टेंस है। ही एट फूड, यहाँ पे इस एट से हमें पता चला ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी ये भी पास्ट टेंस है आपका। आई शैल गो टू दिल्ली, इस शैल से हमें पता चल रहा है, शैल गो से, कि आपका क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो अब ये क्लियर है कि हमें टेंस के बारे में कौन ज्ञान कराता है? क्रिया ज्ञान कराती है, यानी हमें क्रिया से ही पता चलेगा कि हमारा कौन सा टेंस है। इसलिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स को रहता है कि सर टेंस तो एक टेंशन का काम करता है हमारे लिए, टेंशन का काम नहीं है। आप सिर्फ आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ आपको उसकी क्रिया पे ध्यान देना है, आपको उसकी पहचान पे ध्यान देना है। तो हिंदी में जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, हमेशा उस सेंटेंस के लास्ट में होती है, और इंग्लिश में जो होती है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होती है, और इंटरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के आगे पीछे होंगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। लेकिन हम बात करते हैं कि देखिए जब हम समय की बात करते हैं कि टेंस क्या करता है, उस क्रिया से ही हमें समय का पता चला। यानी इस खाता हूं से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट है, खेलता था या खाया से हमें पता चला कि ये पास्ट है, और जाऊंगा से हमें पता चला कि फ्यूचर है। तो इस प्रकार हमें उस क्रिया ने, हमें वर्ब ने या उस एक्शन ने हमें क्या बताया कि हमारे जो टेंस होते हैं, टाइम होता है, जब टेंस शो करता है टाइम को, वो तीन प्रकार से शो करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर है भाई? हमें जो सेंटेंस में, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, उस सेंटेंस में जो वर्ब होती है या जो एक्शन होता है, काम होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो समय है, उस वाक्य में जो समय है वो हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। मैंने आपको बताया था ना कि टाइम टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेंस हमेशा टाइम को लेके चलता है, यानी टेंस टाइम के बारे में बताता है। तो क्रिया हमें बताती है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो जनरली हमें बताया जाता है कि जब किसी भी वाक्य में है, हूं, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है, हूं, ऐसे शब्द हों, वो हमेशा क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट टेंस होते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या याद रखिएगा, या आ, ए, ई, बी, क्योंकि जनरली था, थे, थी तो सब बता देते हैं, आ, ए, ई नहीं बताया जाता है। तो अगर किसी वाक्य के अंत में आ, ए, ई, बी दिया गया हो तो वो भी आपका क्या होता है? पास्ट टेंस। और सिंपल अगर किसी वाक्य में गा, गे दी गया हो तो आपका क्या होता है? फ्यूचर। तो हमें क्रिया से पता चला कि भाई हमारे तीन प्रकार के टेंस के तीन पार्ट निकलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू टाइम।
अब इनके भी 4 पार्ट होते हैं। तो पहले तो ये फंडा आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए ना है, हूं, हो, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है वो बाद की बात है। आप था थे मैं घर पे गया था, उसने मुझे देखा, आ ए ई था थे थी दिख जाए तो आपका कौन सा पार्ट हो गया? पास्ट हो गया। वह गांव जाएगा, वे मुझसे मिलने आएंगे, क्या तुम खाना खा रही होगी, वो आज अपना काम कर चुका होगा। आपको क्या देखना? सिर्फ गागेगी। अगर गागेगी है तो मतलब फ्यूचर टेंस है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइम जो बांट दिए गए अकॉर्डिंग टू एक्शन, वो भी हमारे जो एक्शन होते हैं ना, कार्य जो होता है, वो भी 4 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया कि कोई काम या तो कंटिन्यू चल रहा है, कोई काम या कंप्लीट हो चुका, या कोई काम अभी अनिश्चित है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि काम शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, या फिर कोई काम ऐसा है कि कुछ तो हो चुका, कुछ अभी चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे टेंस के जो 3 पार्ट निकले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके हमने क्या कर दिए? 4 पार्ट और कर दिए अपने वाक्यों को या अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को और ज्यादा थोड़ा इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा इजी करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हमें किससे पता चला? वर्ब से पता चला। और वर्ब कहाँ पे होती है? वाक्य के हिंदी वाक्य में आखिर में, और सब्जेक्ट और इंग्लिश वाक्य में आपके सब्जेक्ट के बाद। अब ये तो हमें पता चलेगा कि भाई वर्ब से हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे 3 टाइम निकल के आए, लेकिन हमें अब उसके भी 4 पार्ट कैसे पता चलते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो टेंस है हमारा वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो टाइम पे, ठीक है, और दूसरा हमारा किस पे? एक्शन पे, यानी वर्ब पे। तो जो हमारा जो कार्य होगा वो किस प्रकार से होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये 4 पार्ट निकल के आएंगे। अब इनको भी एग्जाम्पल समझिए। देखिए मैंने वैसे लिखवाया आपको, जैसे इंडेफिनेट, अनिश्चित, तो जैसे मैंने लिखा वह विद्यालय जाता है। अब इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि वह काम कब हो रहा है, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है सिंपल, वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे हमें ये बात पता नहीं चल रही कि काम शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा इंडेफिनेट जिसमें अनिश्चितता का भाव हो। उसके बाद कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव जिसमें कोई काम चल रहा हो, जैसे मैं इसी को लिखूं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्रिया हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, दोनों से हमें क्या पता चला कि काम हो रहा है। तो हमारा दूसरा पार्ट क्या निकल के आया? हमारे काम से निकल के आया, और उस काम ने हमें समय बताया कि भाई ये अभी हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू वर्ब हमारे 3 टाइप की होगी। क्रिया हमें बताएगी कि हमारा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन जब वो कार्य अलग अलग हम यूज में लेते हैं उसको, तो अगर वो कार्य कंटिन्यू है तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। वो कार्य हमारा अगर इंडेफिनेट अनिश्चित है कि हुआ या खत्म हुआ या नहीं हुआ, शुरू हुआ या नहीं हुआ, तो हमारा क्या हो गया? इंडेफिनेट हो गया। लेकिन अगर वो काम कंप्लीट हो चुका, जैसे हम बोले ही हैज गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वह विद्यालय जा चुका है। तो इस प्रकार क्रिया से हमें पता चला कि वही काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। यहाँ पे मैंने मेंशन किया ही हैड बीन लिविंग, वह यहाँ रह रहा था, फॉर 3 years, 3 साल से रह रहा था। मैंने तीनों प्रेजेंट के लिए पास्ट का यूज में ले लिया समझाने के लिए। अब यहाँ पे भी देखिए टाइम दे दिया, 3 साल से रह रहा था, इसका हिंदी में मैं बता रहा हूँ, वह यहाँ 3 साल से रह रहा था। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि भाई वो 3 साल से रह रहा था, मीन्स कि वह अभी भी रहा है, लेकिन उसको रहते रहते वह यहाँ 3 साल से रह रहा था। तो रहते रहते उसको 3 साल तो हो गए, लेकिन अभी भी कंटिन्यू रह रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि कोई काम आधा तो पूरा हो गया, आधा आपका क्या हो गया? जारी हो गया। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि आधा तो आपका काम पूरा हो चुका होता है, आधा भी आगे जारी रहने का भाव होता है। तो इस प्रकार जब किसी सेंटेंस में कोई जो वर्ब काम करती है तो इस प्रकार 4 तरीके से काम करती है। या तो अनिश्चितता का भाव दिखाएगी, या वो निरंतरता का भाव दिखाएगी जिसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, या काम के पूरा हो जाने का भाव दिखाएगी जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट, और या फिर आधा कार्य आपका जारी और आधा कार्य आपका
अभी कंटिन्यू, तो वो आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार आपके 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके 4 पार्ट हो गए आपके, हर टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो इस प्रकार हमारे टोटल टेंस कितने हो गए, 12। यानी जनरली जो मैंने देखा कि एक ही दिन में सारे टेंस पॉसिबल होते भी नहीं है और ना हो पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप स्लोली हमें उस चीज को मेंशन करना होगा, उसको समझना होगा। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और आज हम इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी हमारा पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट हो गया, फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोल देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ही बात होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ये किन चीजों को किस लिए यूज में लिया जाता है, तो देखिए यूज फॉर हैबिट्स। इस टेंस में या तो कोई आपकी आदतें बताई जाती हैं, या फिर कोई रूटीन जो हमारी दैनिक क्रियाएं होती है वो बताई जाती है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई सार्वभौमिक सत्य बताए जाते हैं हमारे जो एटमोस्फेयर है इन चीजों से रिलेटेड, या फिर कोई रेगुलर एक्शन बताए जाते हैं, यानी कोई नियमित होने वाले काम जो अनिश्चितता का भाव दिखाते हैं। और अगर हम हिंदी की पहचान करें तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वे खेलते हैं, मैं गांव जाता हूं, वह सोती है, वो मुझसे मिलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस तो हम जनरली हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी से इंग्लिश ही सीखते हैं। तो जब जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है, वो सेंटेंस आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ता है, ते है, ती हो। जो जिनमें कार्य होता है उनमें ता है, ती आता है, लेकिन जिनमें वर्णन होता है, जैसे मैं घर पर हूँ, वे खेत में है, तो ऐसे वाक्य जिनमें वर्णन का भाव होगा उनमें अंत में क्या आएगा, है, हूँ, हो आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि है, हूँ, हो तो आपके और टेंसेस में भी आएगा, लेकिन इनमें क्या होगा, उनमें कोई काम, जैसे वह खाना खा रहा है, इसमें काम हो रहा है, तो वहां पे है काउंट नहीं होगा, काम का जारी रहना काउंट होगा। यहाँ पे क्या है कि जिनमें कोई वर्णन का भाव होगा, जैसे मैं घर पर हूँ, वे खेत में है, उसकी माँ बीमार है, उसके पास एक गाय है, तो जिनमें कोई वर्णन या रखने का भाव हो उस कंडीशन में क्या होता है, वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। अब बात करते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान। हिंदी में हमने देखा कि हम हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचान करेंगे, भाई वह गांव जाता है, वे फुटबॉल खेलते हैं, ता है, तैयार है, मैं घर पर हूँ आ गया, तो आपका हिंदी में प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल टेंस हो गया। इंग्लिश में क्या होता है कि जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा मिले, कौन से सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में। तो एक तो मेन पहचान ये देखिए। और एक चीज और बता दूं आपको कि सभी टेंसेस में सबसे ज्यादा लेंथी रूल्स वाला या सबसे टिपिकल जो होता है ना, वो प्रेजेंट सिंपल ही होता है, सबसे ज्यादा यूज में भी यही लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा, क्योंकि कुछ रूल है ना थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग इसलिए कि अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं तो। अदरवाइज रूल बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया हो तो सिंपल सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाएगी या एस। इसका मैंने जो कंफ्यूजन है वो नीचे एक्सप्लेन किया है। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में डू डज दिया गया हो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, तो वो आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, तो प्रेजेंट टेंस का, सॉरी। अब आपके सामने कोई भी इंग्लिश का टेंस लिखा हो, सेंटेंस लिखा हो, तो अगर वहां पे कहीं पे भी आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या डू डज दिया गया है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस इसका देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब बहुवचन हो, और आई वी यू दे ये तो आपके हो गए प्रोनाउन, और बहुवचन नाउन दो या दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु स्थान हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सेंटेंसेस में उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे जो आपका रूल कंफ्यूज करना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ ऐसे किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंसेस में, ध्यान रखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंसेस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो आपके, ही सी इट एक वचन नाउन हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वर्ब में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब फिर एक हमारा रूल एक्स्ट्रा बन किया गया कि भाई किस वर्ब के साथ तो एस लगेगा, किसके साथ ईएस, तो वो कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर रखा है। देखिए, जिन वर्ब का आखिरी अक्षर, हम वर्ब यूज में लेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिन वर्ब का आखिरी अक्षर आपका ओ दिया गया हो, एस, एस एच, ई एस, डबल एस, एक्स, सी एच, जिन वर्ब के ये आखिरी लेटर्स ये दिए गए हो, उनमें क्या लगेगा, ईएस लगेगा, और बाकी में क्या लगेगा, एस लगेगा। देखिए मैंने 2 एग्जांपल समझाइए। PUSH पुश, एसएच दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज में लोगे, पुशेस। गो दिया गया है तो गो, ओ दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा गोज। लेकिन अगर अदर वर्ड दिए गए हो, अदर लेटर दिए गए, जैसे ओपन है तो ओपन के साथ क्या आ जाएगा,
हैज ओपन्स, टेक का क्या आ जाएगा, टेक्स। अब इसके अलावा ऐसे कितने भी वर्ब हो जिनमें ये लेटर दिया गया होंगे, तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये चीज याद रखिएगा बार बार कि ये सिर्फ ये रूल तभी लागू होता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज में लिया जा रहा हो। प्लूरल के साथ तो आपकी वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज में ली जाएगी। अब इसके कुछ रूल और हैं, वो आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसी के नेक्स्ट रूल पे बात करें कि यदि वर्ब का आखिरी अक्षर कंसोनेंट प्लस वाई हो, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई दिया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप वाई हटा के वाई की जगह क्या यूज करेंगे, आईएस। ये भी कब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल है कि यदि आपका किसी वर्ब का आखिरी अक्षर क्या दिया गया हो, वाई दिया गया हो, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो उस कंडीशन में वाई हटा के आप क्या कर देंगे, आईएस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए प्ले है, तो प्ले में वाई से पहले वावेल दिया गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, किंतु देखिए TRY ट्राई, तो ट्राई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या किया, आईएस ट्राइज। FLY, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया, फ्लाई। तो ये तो थे आपके क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के, प्लूरल सब्जेक्ट के रूल। अब आता है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपकी मैंने बताया कि आपकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज दोनों यूज में ली जाती है। जैसे जहां पे आपका जो कंफ्यूजन सिंपल सेंटेंस का था ना कि भाई सिंपल सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज में लिया जाता है, तो वो कंफ्यूजन नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे सॉर्ट आउट हुआ कि जो आपके सब्जेक्ट प्लूरल थे वहां पे तो आपका क्या हो गया, डू, और जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट थे वहां पे आपका क्या हो गया, डज। और फिर इनके साथ मेन वर्ब जो होती है वो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज में ली जाती है, ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपका जो एसईएस का जो कंफ्यूजन था वो एसईएस यहाँ हट जाता है और आपका डू डज के अकॉर्डिंग यूज में लिया जाता है। तो एसईएस वाले जो थे वर्ड्स, जो सब्जेक्ट थे वो डज, और जो हमारे सिंपल वर्ब थे फर्स्ट फॉर्म थी वो डू के तौर पे। अब बात करते हैं पैटर्न की। मैंने आपको बताया था कि मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं टेंस में 4 टाइप के यूज में लेते हैं हम, आपका सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम बात करेंगे अब हमारे एग्जांपल्स की कि सिंपल सेंटेंस का देखिए क्या पैटर्न होता है। मैंने आपको बताया कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें होती है, बेसिक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, वर्ब मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस। अब देखिए कुछ बुक्स में या कुछ जो टीचर होते हैं वो आजकल मतलब बताया जाने लगा है कि आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना वो इसको इस तरीके से बताते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब वो कैसे, जैसे मान लो आपकी फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म आपकी होगी वेंट, थर्ड फॉर्म आपकी गोन, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं उसको हम क्या करते हैं, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म बनाने लगे वो ईएस, गोस। तो आप इसको इस नजरिए से देखिए या आप ये ध्यान रखिए कि भाई हमारी प्रॉपर तो हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म ही होती है आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हम आईएनजी यूज में ले लेते हैं। आपकी जो वर्ब में ऐसे ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही रहता है ये रूल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को जनरेट कर दिया गया कि भाई जिसके साथ एसईएस लगता हो वर्ब की क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए या फिर आप एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए, याद रख लीजिए कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें एसईएस लगेगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल। तो ये एक इस चीज को लेकर कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा क्योंकि कई जगह जब पैटर्न बताया जाता है तो ये बता दिया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग ग्रामर में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एसईएस लगाया जाता है, तो इस चीज को आप इग्नोर कीजिए। तो बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिखा, मैं फुटबॉल खेलता हूं। देखिए यहां से ही आपकी एक नींव शुरू हो जाती है स्पोकन के लिए भी, क्योंकि आपको जब सेंटेंस बनाने आ जाएंगे ना तो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे डेली, और प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अभी हमें पता है कि हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, आपने पहचान देखी ताहू आ गया, यानी हम प्रेजेंट सिंपल पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई, मैं क्या काम कर रहा हूँ, खेलता हूँ। तो आई आपका कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई प्ले। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसी को अगर मैं इसी में ऐड करना चाहूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ कहाँ पे, मैदान में। मैंने लिखा मैं मैदान में फुटबॉल खेलता हूँ, तो आप क्या मेंशन कर दोगे, इन द ग्राउंड। तो ऐसे सेंटेंस आपका चाहे 2 वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, धीरे धीरे जब हम स्टेप बाय स्टेप हम एक स्टेप फॉलो करेंगे ना, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो हम इजी वे में चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हम उसको अपने आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह यहाँ रहता है। वह आपका सब्जेक्ट हो गया ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रहता है, रहना यानी लिव,
अब देखिए लीव हमने लिखा, अब लीव हमने देखा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पे वर्ब में क्या लगेगा, एस सिर्फ एस लगेगा, क्योंकि हमारा वो रूल है नहीं कि ओ सी एच डबल एस वगैरह हो। ही लिव्स और यहाँ ही है, वह यहाँ रहता है, सिंपल है बिल्कुल। अब आ जाए ऐसे वाक्य जिनमें ता आते हैं तीन वजह से, मैं आज बीमार हूं। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई ता है ती का कोई वर्णन नहीं हो रहा। अब इसका भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि ये जो वर्णन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक अलग टेंस डिस्क्रिप्टिव बता के ऐसे कुछ समझाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो बी फॉर्म होती है ना, बी वर्ब होती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर यूज ली जाती है। यानी आपकी जो वर्ब होती है बी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में होती है, उसको इज एम आर के तौर पे यूज में लिया जाता है। तो ये हमेशा आपकी इज एम आर जब अकेले यूज में ली जाती है तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो ये जो वर्णन वाले जो वाक्य होते हैं हमारे, कि मैं घर पर हूँ, वह खेत में है, उसकी माँ बीमार है, वह मेरा भाई है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके यूज में लिए जाते हैं। तो इस तो आपका सिंगुलर के साथ, एम आपका आई के साथ और आप आपका प्लूरल के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग से कोई टेंस नहीं होता कि आपका इज एम आर के लिए कोई अलग से प्रेजेंट सिंपल अलग से कोई टेंस क्रिएट किया गया है। तो जैसे मैं आज बीमार हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए आपका क्या आ गया, आई। अब हूं काम नहीं हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा, तो आपको ध्यान देना है कि हम क्या यूज में लेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई डिस्क्रिप्शन की बात होगी, वर्णन की बात होगी, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्णन की बात होगी वहां पे इज एम आर यूज में लेते हैं। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। इल मैं बीमार हूं, और आज यानी टुडे, मैं आज बीमार हूं। जैसे देखिए वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो यहां पे भी देखिए काम नहीं हो रहा, वर्णन है, तो ही इज मेरा भाई, माई ब्रदर। तो ऐसे देखना आपको कि अगर ऐसे कोई भी टेंस दिया गया हो, कोई भी सेंटेंस दिया गया, अभी मैं इनकी और प्रैक्टिस कराऊंगा आपके नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस दिया गया हो जिनमें वर्णन होगा, तो वहां उस कंडीशन में आपकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी काम करती है, इज एम आर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। इनको हेल्पिंग वर्ब, तभी फिर कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि इज एम आर ये आपकी जो मेन वर्ब होती हैं किस कंडीशन में, अगर ये अकेले यूज में लिए जाए। इनको अगर आपने आज तक ये पढ़ा है कि आई एम एट होम, तो एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। ही इज माई ब्रदर, तो इज यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इनके साथ मेन वर्ब यूज में ली जाती है। अब आगे पैटर्न देखते हैं। ये सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मैंने आपको बताया कि नकारात्मक, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई नए का भाव हो, ठीक है। इसका क्या पैटर्न होता है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के एटीसी। अब मैंने डू डज का जो कंफ्यूजन था वो आपको दूर कर ही दिया कि डू आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो आपकी मेन वर्ब के साथ ऐसे लगता था वो नेगेटिव इंटरगेटिव में नहीं लगता है। अब इनके सेंटेंस बना के देखते हैं। एग्जांपल देखिए, वह मुझे नहीं जानता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। अब ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, और डज के साथ क्या आएगा, नोट। तो आप इसको डज नोट अलग करके लिख दीजिए, डजंट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ नोट अलग लिख देता हूँ। ही डजंट, ही डज नॉट, वर्ब क्या आपकी, जानना, ही डज नॉट नो मी, ठीक है। ही डज नॉट नो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या बच गया, मी, वह मुझे नहीं जानता है। सिंपल है बिल्कुल। राम मुझे नहीं पढ़ाता है, नेगेटिव है, राम, यहाँ पे राम सिंगुलर है, उसके बाद राम के साथ भी क्या आएगा आपका डज, तो राम डज नॉट क्या नहीं करता है, पढ़ाता नहीं है, तो टीच यानी पढ़ाना, राम डज नॉट टीच, किसे, मुझे, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट मी ही ले लिया। राम डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, तुम मुझे नहीं जानते हो। बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, बच्चे यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, डू नॉट गो, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे कितने ही सेंटेंस क्यों ना हो, वह मुझे नहीं जानता है, ही डजंट नो मी, तुम यहाँ क्यों, तुम यहाँ नहीं आते हो, यू डोंट कम हियर, वह गांव नहीं जाता, ही डजंट गो टू विलेज। तो ऐसे कितने भी नेगेटिव सेंटेंस हो, आपको सिर्फ डू डज पे ध्यान देना, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको ध्यान होगा तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार से बनते हैं, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब से या फिर आपके WH वर्ड से। तो इसका देखिए मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी बता देता हूँ कि जिन हिंदी के जो वाक्य है क्या से शुरू होते हैं ना, कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम गाँव जाते हो, क्या वह मुझे जानता है, जिन वाक्यों में क्या आता है शुरुआत में,
वो तो उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। अभी हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो डू डज हेल्पिंग वर्ब है। और जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों खेलते हो, तो हम वो प्रश्नवाचक शब्द उठाएंगे। तो मैं आपको ये दोनों चीजें WH वर्ड भी बता चुका हूँ अपने लास्ट वीडियोस में, और प्रश्नवाचक शब्द वगैरह के बारे में, WH वर्ड के बारे में, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब या ये जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो आपको बता चुका हूँ। अब देखिए हम बात करते हैं क्या तुम मुझे जानते हो। अब यहाँ पे आपने देखा क्या, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम, तो तुम के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। तो डू यू जानते हो, नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। सिंपल है। क्वेश्चन मार्क इतना ही जरूरी है जितना सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे देखिए आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो तुम कहाँ का हम क्या बोलेंगे, वेयर। अब मैंने बताया पैटर्न देखिए, WH वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब तो फिर भी आएगी साथ में। कहाँ रहते हो तुम, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, डू। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सिंपल है। सीता सीता तुमसे क्यों लड़ती है, यहाँ पे देखिए क्यों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो क्या आ जाएगा, डज। वाई डज सीता। लड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट, झगड़ा करना। तुमसे तो फाइट टू यू। वाई डज सीता फाइट टू यू, सीता तुमसे क्यों लड़ती है। क्या वह यहाँ हर दिन आता है। अब वापस फिर क्या से शुरू है, तो क्या के लिए सब्जेक्ट आपका क्या यूज लिया गया है, वह, तो क्या आ जाएगा, डज। या डज ही क्रिया आपकी वर्ब क्या है, कम, डज ही कम। क्या वह यहाँ हर दिन आता है, डज ही कम हियर, यहाँ आता है हर दिन, एवरीडे। तो ऐसे जब आप सेंटेंस को बनाते हैं ना, देखिए जब भी आप सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट को चूज करके हमेशा सेंटेंस क्या होता है आपका पीछे से बनता चला आता है। तो ये आपके हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैंने कई बार सेंटेंस स्टूडेंट्स को देखा है कंफ्यूज होते हैं। जैसे होता ना कि मैंने किसी से पूछा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने आज भी कई बच्चों का बेस इतना कमजोर देखा है कि जब ऐसे बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो बच्चे क्या यूज में लेते हैं, आई एम गो, मैं जाता हूँ टू स्कूल। वो किस वजह से, क्योंकि उनका ये बेस क्लियर नहीं है कि भाई जब हम कार्य हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहां पे आपकी इजमार वर्ब यूज में नहीं ली जाती है। इजमार वर्ब आपकी या तो पैसिव वॉइस में यूज में ली जाती है, आपकी कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कि मैं खाना खा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो ये चीजें तभी क्लियर होती हैं जब आप किसी टॉपिक को कंसंट्रेट करके पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपने जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, पूरा क्लियर है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम इस सेंटेंस में या इस रूल में हम कंफ्यूज थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, पैटर्न फॉर इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव एक ही बात है। यहाँ पे मैंने बताया पैटर्न आपके वही दोनों रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज, फिर सब्जेक्ट। याद रखने वाली बात क्या है कि नोट आ जाएगा मेन वर्ब से पहले, मतलब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। WH वर्ड वाले वाक्यों में तो WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, नोट, और की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी जो भी होगा। अब एग्जांपल देखिए। देखिए पहला एग्जांपल है, क्या सुरेश मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता है। देखिए अब मैंने थोड़ा सा लेंथ ली है सेंटेंस की। क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, सब्जेक्ट आप क्या है, सुरेश, तो सुरेश के लिए क्या जाएगा, डज, तो डज सुरेश। ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। फुटबॉल नहीं खेलता है तो नॉट प्ले, डज सुरेश नॉट प्ले, बिल्कुल सिंपल है। फुटबॉल, अब क्या बच गया, मैदान में, तो इन द ग्राउंड। आप जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो इजी वे में सेंटेंस अपने आप ही क्रिएट होता चला जाएगा। दूसरा देखिए, तुम उसे अपने जन्मदिन पर क्यों नहीं बुलाते हो। क्यों, WH वर्ड आया तो वाई। ठीक है, वाई के साथ सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के लिए क्या जाएगा, डू। वाई डू यू नॉट, बुलाना क्या होता है, इनवाइट करना या कॉल। यहाँ पे आप कॉल लिख लीजिए, इनवाइट लिख लीजिए। वाई डू यू नॉट इनवाइट, किसको, उसे। वाई डू नॉट कॉल या इनवाइट हिम, तुम उसे क्यों नहीं बुलाते हो, किस मामले पे, अपने जन्मदिन पर, तो ऑन योर। ठीक है, योर बोला जाता है हल्का सा, योर नहीं बोला जाता, ऑन योर बर्थडे। ठीक है, वाई डू यू नॉट कॉल हिम ऑन योर बर्थडे। उसके बाद क्या बच्चे पिताजी से पैसे नहीं मांगते हैं, क्या से शुरू है, तो डू चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन क्या नहीं करते हैं, नॉट
क्या नहीं करते, आस्क मांगना, आस्क यानी मांगना है, पूछना। डू चिल्ड्रन नॉट आस्क, क्या मनी, ठीक है, क्या बच्चे नहीं मांगते, क्या नहीं मांगते हैं, किससे नहीं मांगते, पिताजी से। तो फ्रॉम हर सॉरी देयर, फ्रॉम देयर फादर। अब यहाँ पे देयर क्यों आया, क्योंकि देखिए जो चिल्ड्रन है हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पजेसिव होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, उसके लिए आपका क्या जाएगा, देयर आ जाएगा, ठीक है। हम दिवाली पर किसके साथ गांव नहीं जाते हैं, किसके साथ। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपके WH वर्ड जो साथ में प्रीपोजिशन यूज में लेके आए, जैसे आपने पढ़ा हुआ ना, तुम कौन से विद्यालय में जाते हो, इन विच स्कूल, वो एग्जाम्पल मैंने कोई करवाया नहीं ऐसा। तो ये देखिए किसके साथ, तो यहाँ पे आप क्या यूज में लोगे, विथ होम, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। जैसे मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कौन से स्कूल में, तो इन विच स्कूल। तो जब किसी WH वर्ड के साथ प्रीपोजिशन या नाउन यूज में लिया गया हो तो वो प्रीपोजिशन या नाउन साथ में आ जाता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, वो भी देखिए। विथ होम किसके साथ, हम, तो डू वी नॉट गो टू विलेज। हम सॉरी आगे दिवाली बच गया ना, ऑन दिवाली या दीपावली। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब देखिए ऐसे वर्ड जो आपको कंफ्यूज करें कहीं, कि जैसे हम बोलते हैं कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कौन कौन से वर्ड होते हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। यहाँ पे मैं इंटरगेटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। देखिए कौन सी कक्षा में, तो जब हमारे ये कितने वर्ड होते हैं, देखिए एक तो व्हाट, एक हुज, ये भी आपका एक रूल है, याद रखिएगा, व्हाट हुज, एक विच, हाउ मच और हाउ मेनी। ये चीजें हर जगह बताई जाती है, सिर्फ एग्जाम्पल में समझा दिया जाता है। ये जब भी वर्ड WH वर्ड के तौर पे यूज में ले जाते हैं, तो इनके साथ जब भी कभी नाउन होगा, याद रखिएगा, जब भी कभी नाउन होगा तो नाउन भी आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले बार आ जाएगा। अब कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तुम कौन सी कक्षा में, प्रीपोजिशन हो तो वो भी आ जाएगी। तो प्रीपोजिशन तो जनरली आपकी विच के साथ ही आती है, या होम के साथ, या विथ होम की सेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन विच क्लास, इन विच क्लास, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, डू यू स्टडी। तो यहाँ पे देखिए जो विच क्लास बाहर आ गया, साथ में क्या आ गया, इन आ गया। जैसे अगर मैं किसी और, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, या तुम किसकी किताब रखते हो, वह किसकी किताब पढ़ता है। अब यहां पे देखिए किसकी किताब, तो हुज बुक, हुज बुक डज ही स्टडी या रीड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपके व्हाट, हुज, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, इनके साथ हमेशा जो होता है नाउन वर्ड बाहर आता है अगर दिया गया हो तो। जैसे हम बोलते हैं तुम क्या खेल खेलते हो, तो व्हाट गेम डू यू प्ले, क्लियर है। तो ऐसे तुम किसकी किताब पढ़ते हो, तो हुज बुक। तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ऐसे तुम कितने बच्चों के साथ खेलते हो, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, इस टाइप के। तो जब भी इन शब्दों के साथ कोई नाउन वर्ड दिया गया होगा साथ में, तो वो नाउन वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब से यूज में लिया जाता है। तो कोई ज्यादा मुश्किल रूल ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आज आपका ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके इसके जितने भी जो कॉन्सेप्ट हो सकता था, जितने भी इसके रूल्स थे, वो सब मैंने आपको एक साथ क्लियर कर दिए। दूसरी चीज, ये सिर्फ आपके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, आपकी कम्युनिकेशन के लिए है, आपके सेंटेंस मेकिंग के पर्पज से नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं, कि आपके जो बोर्ड में जो एग्जाम आते हैं, बोर्ड वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में, वो तो आपके फिलिप्स के आते हैं। उसके लिए तो मैं जब सारे अपने टेंस क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड। अभी हम बात करें हमारे बेसिक पढ़ने की, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम बेसिक से लेके और फ्लुएंसी लेवल तक हम कैसे सीखना, हमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस कैसे बनाने। तो ये जो टॉपिक है, ये अभी आपके जो भी टेंस में करवा रहा हूँ, वो सेंटेंस मेकिंग के लिए करवा रहा हूँ, न कि आपके कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग या बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा जो टेंस है अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।